मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में रतलाम में महापौर पद के लिए भाजपा से एक संभावित उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार आदरणीय श्री प्रहलाद जी पटेल हमारे साथ हैं। वर्तमान में ये पार्षद हैं और अनेक समाज सेवी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। और सबसे पहले मैं आज आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, आप कहाँ जन्म लिए हैं और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, उसके बारे में हमको बताइए। मेरा जन्म रतलाम में ही हुआ है जी। और मेरा निहार उज्जैन है, तो मैं प्रथम संतान के रूप में मेरा जन्म मेरे मामा जी के यहाँ उज्जैन में हुआ है। और मेरा जो जीवन है वो बड़ा संघर्ष से भरा हुआ रहा। मैं अपने पिताजी की पहली संतान रहा और मेरे टोटल 5 भाई बहन हैं हम लोग। और किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मैं 16 वर्ष का रहा होऊंगा जी, 15-16 वर्ष का, तब से मेरे जीवन में संघर्ष रहा। पापा अकेले थे तो काम करने के लिए उनका हाथ बढ़ाने के लिए मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। अच्छा। स्कूल से आता था उस वक्त सज्जन मिल चालू था, तो मैं मूली की बैलगाड़ी भरकर सज्जन मिल आता था। अच्छा। और वहाँ मैंने 1 रुपये की 4 मूलियाँ बेची। अच्छा जी। और सज्जन मिल के अंदर साइकिल से मैंने दूध दिया। अच्छा। लोगों के घर जा जाके बंदियाँ भरी मैंने। अच्छा। स्कूल लाइफ में यानी काफ़ी नीचे से आपने जो है अपने आप को शुरू किया, अपना जीवन आप। जी जी। जब स्कूल लाइफ मेरी 10th तक ही चल पाई। अच्छा। क्योंकि पापा के साथ मुझे खेतों में काम करना पड़ता था। हाँ हाँ। ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ रही, इसलिए शिक्षा को पीछे छोड़ना पड़ा। जी जी। लेकिन जीवन में काफ़ी अनुभव दिया। फिर मैंने आगे जाके वेद विशारद भी किया। अच्छा। जी हाँ, तो उसका 2 वर्ष का कार्यकाल मैंने वेद विशारद में भी पूरा किया था। अच्छा। राजनीति में आने का तो ये आपने जो है प्रारंभिक आपने एक बहुत ही संघर्ष के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। उसके बाद आप समाज सेवा, राजनीति और आज व्यावसायिक रूप में भी आप बहुत प्रतिष्ठित हैं रतलाम में। तो ये सब कैसे हुआ, वो भी हमको बताइए। देखिए, ऐसा है कि मेरे मन में शुरू से एक्टर बनने की इच्छा थी। अच्छा। तो पापा ने मेरी वो इच्छा पूरी करने के लिए मुझे बॉम्बे भेजा जब मैं 19 साल का था। अच्छा। यहाँ 3 साल मैंने संघर्ष किया। नेहरू स्टेडियम में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। घर पे 2-3 घंटे डांस की प्रैक्टिस करता था। एक्टिंग की रुझान रहा। बॉम्बे गया, वहाँ मैं रोशन तनेजा साहब के यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स किया। सरोज खान जी के यहाँ पे डांस का किया। यज्ञ शेट्टी जी के यहाँ फाइट का किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ भाड़ वाली दुनिया और अपनी धरती, अपने रतलाम शहर को मैं वहाँ भुला ना सका। वहाँ बहुत मिस किया मैंने जी। तो महीने 2 महीने में मैंने मुंबई को जो समझो कि लात मारी। अच्छा। और मैं वापस रतलाम आया। रतलाम में आकर मैंने फिर से खेती बाड़ी में संघर्ष किया। 20-25 साल बहुत टमाटर और मिर्च की खेती करी। पापा ने मेरे मुंबई से लौट के आने के बाद 2.5 साल तक मेरे से बात नहीं करी। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं स्टार बनूं। उनको मेरे अंदर वो गुण नज़र भी आते थे। जी जी। लेकिन मेरा जुड़ाव धरती से था। जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मेरे मित्र थे। तो मेरे मन में यही था कि मैं यहाँ के लिए कुछ ना कुछ करूँ। इसके अलावा जब संघर्ष का दौर धीरे धीरे ख़त्म हुआ, माँ गंगा की बहुत कृपा रही हम पर। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना रतलाम शहर को एक सौगात दी जाए। फिर हमने रुद्र पैलेस बनाया। आपने जो है रतलाम को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। रुद्र पैलेस एक बहुत ही अच्छा स्थान है और वाटर पार्क वगैरह सारी बाबूज वाटर पार्क हमने रतलाम को दिया। हम चाहते तो इसको और बड़े शहर में दे सकते थे। हाँ। लेकिन हमने हमारे शहर में, एक छोटे से शहर में, एक किसान परिवार के होते हुए भी ये सौगात हमने अपने शहर को देना चाहिए, क्योंकि शहर से हमें मोहब्बत है। जी, बहुत अच्छा। तो ये यहाँ से फिर आप जो ये सारे कार्य करते हुए आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कैसे आए? देखिए, ये मेरे अंदर शुरू से रहा जी। काफ़ी समय पहले मैंने एक मंडी का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा।
उसमें मेरी सोच थी कि किसानों के साथ जो व्यवहार मंडियों में होता है, क्योंकि मैं भी एक किसान रहा हूँ। हाँ, मंडी जाता था तो एक अलग ही तरह का फीलिंग मुझे आता था कि कहीं नहीं किसानों की पीड़ा मन में पीड़ा मेरे अंदर थी। मैंने सोचा इसको ख़त्म करना चाहिए और उसके लिए एक स्टैंड चाहिए। तो मैंने मंडी अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी कि बच्चा था मैं उस वक्त, तो वो इलेक्शन में हारा था। जी हाँ। उसके बाद पंचायत में हमारा होल्ड हमेशा रहा। बरपड़ बंजली पंचायत एक रही, आज भी आधा नगर निगम में है गांव, आधा पंचायत में है हमारा। तो वहाँ 15-20 सालों से पंचायत हमारी ही है। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने ऐसा व्यवहार कमाया है जनता के अंदर कि वो अगर हमें कुछ कहते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, और हम अगर उन्हें कुछ कहते हैं तो वो सब कुछ करते हैं। यानी एक पारिवारिक पूरा पारिवारिक है हमारा वातावरण पूरे गांव में, दोनों ही गांव में, आसपास के गांव में भी हमारा होल्ड है। नगर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा बहुत अच्छा होल्ड है राजनीतिक जीवन में। फिर भाजपा से मुझे पार्टी का टिकट मिला। भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जो आपका जुड़ा हुआ वो कैसे हुआ, और अभी भारतीय जनता पार्टी से कितना समय हमारा हुआ? जुड़ाव आज का नहीं है। हाँ, हमारा परिवार जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ यानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल पीढ़ी रहा दर पीढ़ी है। वो तीसरी चौथी पीढ़ी में जाके हमको टिकट मिला। है। अच्छा, अगर उस वक्त मंडी के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको मिलता या बैनर मिलता तो भाजपा का मंडी अध्यक्ष बन जाता मेरे रूप में। जी और उस वक्त मुझ पर भरोसा नहीं किया था पार्टी ने, क्योंकि मैं बच्चा था और बुजुर्ग लोगों को मंडी में मोबिलाइज करना था उनको। जी। तो उन्होंने उस वक्त हजारे लाल जी मीणा को मोबिलाइज किया था। तो आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से पार्षद अभी हैं वर्तमान में? जी हाँ, हमारा कार्यकाल 1.5 वर्ष हो गया, पूर्ण हो गया है। इलेक्शन अभी हुए नहीं है वापस से। हाँ, वर्तमान में कोई पार्षद अभी है नहीं, तो जनता की हर बात सुनने के लिए अभी हम ही हैं। नहीं ठीक है, प्रशासकीय रूप से भले ही कार्यकाल हो गया हो, लेकिन जनता तो आपको अभी भी पार्षद मानती है, और जो अध्यक्ष जो जनप्रतिनिधि है उनको मानते ही हैं। जी बिल्कुल। जी जी। अभी जैसे ही हमने, मेरा वार्ड अलकापुरी है, वार्ड नंबर 7। अच्छा, वो मेरे से पूर्व कांग्रेस का वार्ड था, और उस वार्ड में जब मैं चुनाव लड़ा तो रतलाम में सबसे अधिक वोटों से मुझे विजय श्री मिली। अच्छा, 50 वार्ड में। अच्छा अच्छा। महापौर जी को भी मेरे वार्ड में सबसे अधिक वोट से विजय मिली। ये जनता का मोहब्बत है, जनता का प्यार है। तो मैं जब चुनाव लड़ने गया तब मैंने उनसे जो वादे किए थे काफ़ी हद तक वो मैंने पूरे किए। मैंने उनको कहा था कि मैं अलकापुरी का नक्शा बदल दूंगा। मैंने ये किया, अलकापुरी का आज नक्शा बदला हुआ है। अधिकतर सड़कें वहाँ की बहुत अच्छी हो गई हैं, सुंदर बगीचे हैं, चारों दिशाओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार मैंने अपने स्वयं की निधि से कराया है, और 3-4-5 किलोमीटर की पानी की लाइनें। वार्ड के अंदर शौचालय नहीं थे, 50 शौचालय मैंने बनवाए। और यानी ऐसे कई लंबे कार्य हैं जो किए हैं। तो अब मैं आपसे मुख्य जो नगरीय निकाय की जो बात है, तो महापौर पद के लिए आपका नाम काफ़ी चर्चा में है, और आपको उम्मीदवार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका चयन हो सकता है। तो ऐसे में आपके अंदर क्या चल रहा है, आप रतलाम के लिए क्या सोचते हैं, और आपके राजनीतिक जीवन के लिए आगे के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, अगर नाम चल रहा है और जनता में चल रहा है तो ये जनता का प्यार है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कमाया राजनीति में सिवाय मोहब्बत के अलावा। जी। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं रहा। भले ही से मैं किसान परिवार से रहा, सेवा ही मेरा उद्देश्य रहा। और जहाँ तक पार्टी का मैटर है कि टिकट किसको मिलेगा, ये आज मैं नहीं कह सकता कि टिकट मुझे ही मिलेगा। हाँ, मैं ओबीसी सीट आई है इसलिए दावेदार जरूर हूँ। मैंने पार्टी से मजबूत दावेदार हाँ निवेदन किया है कि मैं भी हूँ। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छा, और आप लगे हुए हैं, और रतलाम के लिए भी आपकी, मुझे लगता है कि अगर आप महापौर बनते हैं तो रतलाम के लिए भी आपकी कई योजनाएं आपके दिमाग में होगी। तो उसमें से कोई एक दो अगर आप अच्छी चीज़ बताना चाहें कि भाई ये होना चाहिए, या रतलाम भविष्य में ऐसा हो, तो वो आप ज़रूर अगर शेयर करें हमसे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं भविष्य के रतलाम को तो पेरिस की तरह देखना चाहता हूँ। अगर मेरे बस में रहा जी, तो मैं अपने शहर को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मेरे शहर को चाहिए। जी। मैं अपने शहर की सड़कें बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, अपने चौराहे बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ। जनता के लिए तो हम सोचते ही हैं, लेकिन मैं अपने इस क्षेत्र के पक्षियों के लिए भी सोचता हूँ कि मैं ऐसे वृक्ष लगाऊं जिनसे ऑक्सीजन तो मिले ही, लेकिन
पक्षियों को फल भी मिले। मैंने एक प्लान बना रखा है कि मैं शहर को एक ऐसा पर्यावरण पार्क दूंगा 40-50 बीघे में, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो, जो अपने आप में मध्य प्रदेश में अनोखा पार्क होगा। तो ज़मीन भी मैंने चयनित कर रखी है, लेकिन जब वो समय आएगा तब मैं ओपन करूँगा कि वो कहाँ हो सकता है। उसका लैंड यूज़ भी उसी तरह का है। यानी जीव दया, पर्यावरण और मानव सेवा सारे उसमें समाहित है आपके प्रोजेक्ट में। जी बिल्कुल, हम धरती माँ से बहुत कुछ लेते हैं जी, और हम देते कुछ भी नहीं है। मैंने तालाबों के गहरीकरण का प्लान सोच रखा है, नए तालाबों के निर्माण का सोच रखा है। मैंने स्वयं की निधि से अपनी ज़मीन में तालाब बनाए हैं। हाँ, मेरी ज़मीन के पास में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, मैंने वहाँ तालाब बनाया। वहाँ ट्यूबवेल पहले चलते नहीं थे, आज वो रिचार्ज हो गए। आज मैंने जो भारत माता उद्यान बनाया अलकापुरी के सामने नगर निगम के माध्यम से, वो ज़मीन से डाउन है। हाँ, जब बनाया तो लोग हंस रहे थे कि यार ये पानी भर जाएगा बारिश के अंदर, तो ये तालाब बन जाएगा, क्योंकि पानी की निकासी रोड से डाउन है, बगीचा तो कैसे जाएगी। तो मैंने वहाँ प्लान कर दिया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। वहाँ जो ट्यूबवेल था उसके अंदर पूरे बगीचे का पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से उसके अंदर कर दिया। अब बारिश कितनी भी होती है, पानी सारा ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो जाता है। अब उसका ये फल मिला है कि एक ही वर्ष में बी कॉलोनी के साइड के सारे ट्यूबवेल फुल फ्लेज रिचार्ज हो रहे हैं। जो बगीचा हमारा बना हुआ है उसके अंदर सुलभ शौचालय जो हमने बनवाया, उसके पास में एक ट्यूबवेल है। वो गर्मियों में सूख जाया करता था, लेकिन अभी भी वो भरपूर पानी दे रहा है, क्योंकि वहीं हमने रिचार्जिंग सिस्टम कर दिया। तो उससे सिर्फ वही लाभ नहीं मिल रहा है, चारों ओर लाभ मिल रहा है उसका। यानी प्राकृतिक जो है संरक्षण का भी आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब सिस्टम में है कि जब भी आप नया मकान बनाए तो अपना छत का पानी ज़मीन के अंदर जरूर छोड़े अपने घर के ट्यूबवेल में। सिस्टम में भी है, कानून में भी है, लेकिन क्या है अधिकारी उस ओर नज़र नहीं रखते हैं, और वो सिस्टम हर कोई जोड़ता क्रियान्वित नहीं हो पाता है। हम उस ओर पूरी कोशिश करेंगे कि जो घर बन चुके हैं उनका भी पानी छत का जितना भी है वो ज़मीन के अंदर जाए, ताकि धरती माँ का आंचल हमेशा पानी से भरा हुआ रहे। बहुत अच्छी बात है, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप पतंजलि के स्वामी रामदेव जी से भी जुड़े हुए हैं। आप जो है पतंजलि युवा भारत संगठन के प्रदेश संरक्षक भी है, तो वो आपकी यात्रा कैसी है योग और आयुर्वेद की, उसके बारे में भी बताइए। देखिए ऐसा है, योग से मुझे बहुत मोहब्बत रही। बाबा रामदेव जी के विषय में अगर कुछ बोलना चाहें तो शब्द कम पड़ते हैं जी। उन्होंने आयुर्वेद को और योग को पूरे विश्व में उस ऊंचाई पर ले जाके छोड़ा है कि आज भारत का नाम दुनिया में हर व्यक्ति की जुबान पर है। आज योग आज से नहीं है, युगों से योग चला आ रहा है, लेकिन उसको जीवित करने का जो बाबा रामदेव जी ने श्रेय जाता है, बीड़ा उठाया है, वो श्रेय पूरा उनको जाता है। और हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैंने एक टूटा सा कमेटी हॉल था मेरे वार्ड में, उसको मैंने अटल सभागृह के रूप में फिर से विकसित किया। वो एक मल्टीप्लेक्स की तरह है। आज वहाँ कई योग शिविर हुए हैं। मैंने जब उसमें ओपनिंग हुआ तो मैंने उसे योग के लिए समर्पित किया। मंच से ही मैंने कहा था कि वहाँ पर निःशुल्क सुबह के समय में हमेशा योग होगा, और पतंजलि से जुड़े हुए हमारे जो शिक्षक हैं वहाँ पर योग क्लास बराबर लगाते भी हैं। निश्चित ही लगती है। और मैं भी स्वयं हमारे जो पतंजलि युवा भारत संगठन के राज्य प्रभारी प्रेम जी पुनिया के उसमें बहुत सारे योग शिविर लगे भी हैं वहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ। और इस तरह से यात्रा चल रही, तो निश्चित ही आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो रतलाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका विज़न और ये सारी। कि आपने पूछा था कि चुनाव आने वाले हैं, तो आपके मन में ये भी संशय होगा कि चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हर किसी के मन में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात और कि केंद्र में नरेंद्र जी मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनका विज़न है देशभक्ति का, लोग कुछ भी बात करें, लेकिन एक ही व्यक्ति का ऐसा विज़न है हमारी पार्टी में, नरेंद्र जी मोदी का। उस विज़न के साथ अगर हम लोग खाली बाल बराबर भी चल लिए ना, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री है आज की स्थिति में हमारे प्रदेश में कि वो किसानों के लाडले हैं, बच्चियों के मामा हैं,
बेटों के भी मामा हैं, सबसे रिश्ता बना हुआ उनका। सबका उनका रिश्ता जमा हुआ, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। और वो भी दिन रात लगे हुए हैं मध्य प्रदेश की सेवा में। ऐसा ही मैं कहूँगा हमारे शहर के विधायक जी चेतन जी कश्यप के बारे में। इस शहर में हमें एक ऐसे विधायक मिले हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक वो हैं तब तक उन्हीं को विधायक शहर में रहना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति शहर को सौभाग्य से मिलता है। आज कोविड के समय में अगर ये मेडिकल कॉलेज सही टाइम पे स्टार्ट नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि शहर की नहीं जिले के मरीजों की क्या हालत होती। आज वहाँ निःशुल्क इलाज हुआ, टॉप क्लास का इलाज हुआ। ये चेतन जी कश्यप की दूरदृष्टिता है कि उन्होंने समय पे इसको स्टार्ट करवाया, तो आज हम सबको सुविधा मिलेगी। नहीं तो आज हमें अन्य प्रदेश के अस्पतालों में जाना पड़ता, गुजरात और इधर जाते तो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, बॉम्बे जाओ तो 8 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक पेशेंट के लग रहे थे। तो आज हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार कहाँ से इतना पैसा लाता। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को, माननीय चेतन जी कश्यप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही उन सब योद्धाओं को जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे लिए दिन रात काम किया, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, स्वीपर्स हैं और मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर समय वो इस कोरोना काल में मैदान में रहे, हमें अपडेट देते रहे कहाँ क्या हो रहा है। घर में भी बोरिंग महसूस नहीं हुआ कभी भी, किसी के मन में ये नहीं रहा कि यार वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम सोचते थे कि कोरोना काल में हमें खबर कैसे मिलेगी कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सब दूर लॉकडाउन है। फिर भी मीडिया के लोग मैदान में डटे रहे और हमें देश के हर कोने की, दुनिया के हर कोने की खबर घर में मिलती रही। तो कहीं न कहीं जो है जागरूकता और सभी के आपसी सहयोग से जो हमने कोरोना जैसे असुर को हराया है और आज जो है वर्तमान से वापस जीवन एक जो है मुख्य धारा में आ चुका है। तो इसमें कहीं न कहीं आप जैसे जनप्रतिनिधियों का भी, हम लोगों ने भी पार्टी के निर्देश पे काम किया है जी। जब गरीबों को राशन की कमी आई, भोजन की कमी आई, तो पूरे सिस्टम के साथ जुड़कर डोर टू डोर जाकर हम लोगों ने उनकी सेवाएं की है। तो ये कहीं ना कहीं मानव सेवा में ईश्वर ने हम सबको एक मौका दिया था कि हम सेवा करें जी। और इसमें काफ़ी हद तक हमारा देश सफल हुआ है जी। और मेरे हिसाब से कोविड में जितना नुकसान दुनिया को हुआ है उससे बहुत कम हमारे देश को हुआ है, क्योंकि हमारे देश में नेतृत्व बहुत अच्छा रहा और हमारे देश की जनता जागरूक रही। तो मैं तो पूरे देश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार की हमेशा कदम कदम पर बात मानी और आज कोरोना जैसे इस असुर को हम हराने में कामयाब हुए। वो वैक्सीन आ चुकी है और मेरा देश के सभी लोगों से, मेरे वार्ड के लोगों से, शहर के लोगों से एक निवेदन है कि निसंकोच होकर वो वैक्सीन लगाएं, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी को जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म किया जा सके। अंतिम व्यक्ति को जब तक टीका नहीं लगेगा तब तक हम श्योर नहीं हैं। निश्चित ही ये जो है हमारा देश कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ चुका है और वैक्सीन सभी को लगवाना ही चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई है और मैं आखिरी में बस जो बात मुझे अधूरी रह गई थी कि आपने जो एक्टर वाली बात जो कही थी, तो कहीं ना कहीं उस समय परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन कभी आप महापौर बन जाते हैं तो फिर क्या रतलाम में फिल्म सिटी या ऐसा कोई जो देखिए वो जो मेरे अंदर चल रहा था, हाँ, वो मेरे बेटे में आ गया। अच्छा। सागर नाम है उसका, आज वो बॉम्बे में है और मुस्लिमवुड में उसने एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और गोल्ड मेडल रहा वो। जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेगी जी। और वो जो सीखा है जी। वो अपना करियर मुंबई में तो बना ही रहा है और उसके द्वारा जितने भी लोगों को, मैं अपने शहर के लोगों को लाभ दिलवा सकूँ, ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मेरे शहर से भी एक्टर निकले, सिंगर निकले, कलाकार निकले। बहुत अच्छा। तो आज रतलाम के एक डिग्निटी पार्षद और महापौर के संभावित उम्मीदवार श्री प्रहलाद जी पटेल से हमारा प्रथम चरण का संवाद हुआ है। आगे भी हम आपसे ऊर्जात्मक संवाद करते रहेंगे। इस तरह का जो आपने स्टार्ट किया है संवाद, ये होते रहना चाहिए, क्योंकि संवाद से आवाज़ जनता तक पहुंचती है और हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आपकी ये बहुत अच्छी पहल है।
हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो आज हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। बस एक ही इच्छा है कि हमारा शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, और सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, और सब कर्म करें, और योग करें, और योग और कर्म में ही अपने आनंद को समाहित करें, क्योंकि यही स्थिर रहने वाला है। संसार में अगर आप आनंद ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है, वो स्थिर नहीं रहेगा। अगर आपको आनंद चाहिए तो अपने कर्म को आनंद में तब्दील कीजिए, क्योंकि कर्म आपको अंतिम समय तक करना है, और आपके कर्म में अगर आपको आनंद आएगा तो आपके पीछे सफलता हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी। ये बहुत अच्छा आपने आध्यात्मिक एक सूत्र दे दिया है। तो निश्चित ही कर्म में ही आनंद, और इसी तरह ऊर्जा से हम लगे रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।